हमारे जो लोकल स्वतंत्र भारत पार्टी की टीम है, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनिट पार्टी स्पोक्समैन संजय सोनावानी, पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, सीनियर मेंबर लोग, ये सब पुणे वाले पूना इस हैवी लीडरशिप टीम फॉर हमारी पार्टी लीडरशिप का हैवी है पूना, वेरी गुड। और आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इनका इन्विटेशन माना और आप आए, सुनने आए। आप लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं, बट आई रियली वेलकम यू। आपका स्वागत है इस ये कहते हैं टॉक, जिसमें हम अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी और क्यों ये आइडियोलॉजी भारत को जरूरी है सोचने के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा कहूँगा। तो मैं पुणे में पर्सनली 2 बार रहा, टोटल 4 साल के लिए। तो मेरी कहानी शुरू होती है पुणे से। पुणे से मैंने IAS का एग्जाम दिया था मुंबई से। यहाँ पे मेरे फादर पोस्टेड थे, पहले ज्वाइंट CDA थे, जॉइंट लेवल डिफेंस अकाउंट सर्विस कमांड गोलीबार मैदान के पास, और उसके बाद रिवर डिफेंस अकाउंट्स को आ रहे। तो जो भी है, यहाँ से पुणे से मैंने बहुत कुछ सीखा, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। और मैंने एक चीज़ नहीं सीखी, वो है अर्थशास्त्र, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था IAS में, मैंने मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी किया था, पर मैंने इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो मैंने इकोनॉमिक्स को शुरू किया। बट एक्चुअली बात होती है कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मेरे बात में जाएगा। और जब मैं IAS में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे स्ट्रेट अवे लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। दिस इज नॉट, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो लोग आपको पैसा फेंकने के लिए आते हैं, ब्राइब्स। आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे तो पैसा फेंकने के आएंगे, उसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर पैसा मांगेगा, पैसा ही पैसा। देयर इज नथिंग हमारे नागरिकों के बारे में कुछ सोचने वाला है। हमारे सारे पॉलिटिशियन पैसा बनाने में लगे हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स सारे सारे फॉरेन पोस्टिंग्स में जाने के लगे हुए हैं। इस नागरिकों को कोई देखने वाला नहीं। और फिर क्या करें, यदि अगर आपको पावर मिलती है तो आप क्या करें, ये भी सवाल होता है। तो ये नहीं कि आप आगे वो सेम चीज दोबारा करेंगे। तो जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि एक चीज आप दोबारा करते रहो तो डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो। यदि आप डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो सेम चीज करने के बाद, तो मतलब आप इनसेन हैं, यानी कि पागल हैं। तो हमारे यहाँ पे जो चल रहा था सिस्टम, उसको मैंने बहुत स्टडी किया। नौकरी में मैं टोटल 18 साल में रहा, और फिर मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल बेखूबी एक सर्विस है जिस देश को लूटने में लगी हुई है, जहाँ से अंदर से कोई रिफॉर्म की बात करने को तैयार नहीं है, जहाँ पॉलिटिशियन उसको एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं और वो खुद कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमारी जो कंट्री में मेरे को पता लगा कि इस अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने रिजाइन करके एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लिबरल पार्टी बनाने का एक आना, और मेरे को स्वतंत्र पार्टी के बारे में पता चला। शायद आप लोग कुछ जानते हैं कि स्वतंत्र पार्टी एक समाज में थी, राजा जी ने चलाई थी पार्टी, वो नेहरू के समाजवाद के विरुद्ध पार्टी चलाई थी, और वो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारण से, वो बात छोड़ी। बट द पॉइंट इज कि सोल्यूशंस जो हैं, जो भारत की सोल्यूशन जो मैंने स्टडी की, एक PhD की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका की PhD की, इन सब का जो निचोड़ था वो ये था कि हम जो भी चीज करनी चाहिए उसके विरुद्ध कर रहे हैं। तो आपको एक बात, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि 1947 में भारत और साउथ कोरिया का इनकम, पर कैपिटा इनकम, आमदनी, इंडिविजुअल के किसी की आमदनी वो बराबर था। इनफैक्ट कुछ सालों में भारत की आमदनी एवरेज साउथ कोरिया से बेटर थी। तो हम बहुत गरीब थे, भारत में बहुत गरीबी थी, तो साउथ कोरिया में उससे भी ज्यादा गरीबी थी। सिंगापुर की दिल्ली की सेम सिचुएशन,
सिंगापुर छोटा है, लोग कहते हैं कि बहुत छोटा है इसलिए वो क्या, साउथ कोरिया छोटा बहुत बड़ा देश है, पर आज वो देश हमारे से 10 गुना 20 गुना आगे निकल चुके हैं और हम वहीं लटके हुए हैं पीछे वर्ल्ड के बॉटम में। कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, फ्रीडम इंडेक्स, प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, कोई भी जो वर्ल्ड के कंपैरिजन होता है, तो भारत बॉटम में, वर्ल्ड के बॉटम में। सिंगापुर तो इतना प्रॉस्परस बन गया है, इतना आगे निकल गया है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ के चला गया। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की पर कैपिटा से 60%, इतना आगे चला गया सिंगापुर। ये मैं एक निचोड़ बता रहा था कि ये सबसे ज्यादा प्रूफ है, अगर इसको प्रूफ चाहिए है कि पॉलिसीज मैटर, नीतियां आपकी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में। जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं सिंगापुर ने, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, इवन चाइना ने अब तो रिसेंटली किया है कुछ 20 साल से, वो है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी होती है कि आपको जो काम करना है वो आप कर सकें। हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है भारत में वो है कि हम अपने लोगों को बांध देते हैं, हाथ बैगड़ी बांध देते हैं। अब बोलते हैं आप काम करो, नेचुरली काम करो। फिर हम फार्मर्स को अगर कोई बेचना है सामान अपना, तो वो कहते हैं आप इधर ही बेचो, इसी प्रकार से बेच सकते हो, आपका फ्रीडम नहीं आता। हर चीज में हमने लोग काम करने से रोका। पहले तो इससे भी ज्यादा खराब था, 1991 से में आप देखें तो इससे भी ज्यादा खराब था कि आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, सारा काम गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एम्पिरिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि लिबर्टी वर्क्स, लिबर्टी फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप फ्री हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपको किसी बांध दिया जा सकता है, आपके हाथ बांध दिए जाए तो फिर आप फंस जाते हैं। दैट इज द मेन मैसेज। हमें ये भी याद दिलाना होगा आपको और हमें खुद याद रखना पड़ेगा कि भारत आजकल वर्ल्ड के बॉटम में माना जाता है, पर पिछले 2000 साल में भारत वर्ल्ड का रिचेस्ट नेशन या सेकंड रिचेस्ट नेशन था। सिर्फ 2 शताब्दियों को छोड़ के बाकी सारी 18 सेंचुरीज में नंबर 1 या नंबर 2 था। ये आप एंगस मेडिसिन की जो स्टडी है, रिसर्च को पढ़ लीजिए, ये तो फुल फ्लेज डॉक्यूमेंटेड है। कोई मैं आपका बुक अपने करा, वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट्स है अर्थशास्त्री एंगस मेडिसिन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत खराब है। हमारे बच्चे सारे के सारे भाग के जाते हैं, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, इधर पढ़ने जाते हैं, उधर पढ़ने जाते हैं, उधर फिर रह जाते हैं। वो क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम भारतीयों में कुछ कम है। भारत एक सोने की चिड़िया था। भारत एक ऐसा देश था जहां पे सारे वर्ल्ड के लोग आके ट्रेड करते थे, यहाँ की चीजें ले जाते थे, हमें सोना दे के जाते थे। भारत वो देश था जिसने सारे वर्ल्ड को फिलॉसफी में, हमारे जो कितनी स्कूल ऑफ थॉट है फिलॉसफी की, भारत की जो फिलॉसफी की स्कूल ऑफ थॉट है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं। मेरा ये रिसर्च से पता है, कहना है कि भारत से ही ग्रीस की सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। ग्रीक सिविलाइजेशन ने भारत की सिविलाइजेशन को अडॉप्ट किया। जब उन्होंने भारत के बारे में सीखा तब उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो हम नंबर 1 हैं वर्ल्ड के 2500 साल से, 2,500 years हम वर्ल्ड के लीडर रहे और अब हम बॉटम पे आ गए। ये कैसे हो गया? समथिंग वेंट रॉन्ग। एक तो पहले हमारे ब्रिटिश आ गए और उससे नेचुरली हम लोग स्लेव नेशन बन गए इस सबसे। दूसरा, हमने खुद स्लेव कर दिया। पिछले 65 साल में से हम अपने आप को खुद अपना गुलाम बना दिए। इसका गुलाम हमारी सरकार का गुलाम, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का गुलाम। जो ब्रिटिश ने ढांचा बनाया था वो था कॉलोनियल ढांचा। हम उस कॉलोनियल ढांचे को यूज कर रहे हैं अभी भी। ये शर्म की बात है कि हम फ्री इंडिया में कॉलोनियल ढांचे को यूज कर रहे हैं।
जो बनाया था एक्सप्रेसली टू रूल इंडिया, नॉट टू गिव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल रहने के लिए नहीं बना था कॉलोनियल सिस्टम, दे वर अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश, दे वर अकाउंटेबल टू द पीपल, हमारे लोगों के लिए अकाउंटेबल थे। पर हमने वही सिस्टम यूज कर लिया, उसको प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 बना के ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अगर मेरे जैसा कोई ऑफिसर है, आईएएस ज्वाइन करता है, उसका 35 साल हो गए, कभी उसको निकाल नहीं सकते आप, इनएफिशिएंसी के लिए नहीं निकाल सकते, करप्शन के लिए निकाल सकते हैं, पर वो करप्शन के निकालने का प्रोसेस इतना लंबा है कि आप लगे रहेंगे 20 साल उसको निकालने में। सो हमने अपने कॉलोनियल सिस्टम में गवर्नमेंट को हम अपने राजा बनाने छोड़ दिया, हमारा राजा सरकार बना दी। दिस इज नॉट द वे। फ्री नेशन है कि नहीं था? तो ये आपको याद करना है कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु मतलब आप दुनिया को हर चीज सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है थॉट्स की, हमारे यहाँ जो टॉलरेंस की बात होती है, जो वर्ल्ड में जाके जॉन लॉक ने सिखाई, वो 1690 के करीब तब उन्होंने लिखा टॉलरेंस, एस्ट्री ऑन टॉलरेंस। और भारत की हिस्ट्री में देखिए वो हमारी टॉलरेंस कब से आई है, 2,500 साल है। हम लोग वर्ल्ड लीडर्स है टॉलरेंस। सारे वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती है वो यहाँ से शुरू होती है, पर हम उसको भूल गए। हम उसको ऐसा भूल गए पूरी तरह कि जब नेहरू ने सोशलिज्म लगाया हमारे देश के ऊपर, तो हम लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास मानने लगे कि अच्छी बात है। सिर्फ राजा जी को अपोज किया, राजा जी ने कहा ये ठीक नहीं हमारे देश के लिए, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी बनाई पर आगे नहीं जा पाए। मेरा ये कहना था 1998 में जब मैं ये समझा भारत विरुद्ध था कि यदि हमारे पास एक नेशनल पार्टी होती भारत में, तो मैं वो नेशनल पार्टी ज्वाइन कर लेता। एक प्लेटफॉर्म अगर होता हमारे पास तो हम उसको ज्वाइन कर लेते और सभी के साथ उसको आगे बढ़ाते। ऐसा प्लेटफॉर्म में ढूंढ ढांढ के नहीं मिला। फिर फाइनली 2013 में कुछ लोगों ने, जो फ्रीडम टीवी ऑफ इंडिया के लोग थे, जिन्होंने भी बनाई लीडर्स की, लिबरल लीडर्स की एक पार्टी बनाई गई और रजिस्टर कराई गई। अब ये पार्टी आपके पास क्यों आई, क्यों बनानी पड़ी, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि सोशलिज्म, समाजवाद में ये बहुत अच्छी चीजें सुनने में आती है कि हमें सबको देखना है, सबको करना है। इसका त्रुटि क्या है? इसमें बहुत फंडामेंटल त्रुटि है कि आपकी लिबर्टी और आपके इंसेंटिव्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें आपको समझने के लिए एक एनालिसिस करना पड़ेगा इंसेंटिव्स का। यदि आपको मैं 10 रुपया दूं और 5 रुपया दूं, आप क्या चूज करेंगे? 10 रुपीज, 20 रुपीज, सॉरी 5 रुपया 10 रुपया, जो 10 रुपीज 20 रुपीज क्या, आप जो ज्यादा है वो लेंगे। ये हो गया ह्यूमन इंसेंटिव। हमें चीज वो करेंगे, हम नेचुरली वो करेंगे जो हमें पसंद है और पसंद आएगी जिससे हमें वैल्यू ज्यादा मिलती है। सोशलिज्म में इंसेंटिव्स का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सोशलिज्म में यही मेन प्रॉब्लम है, ह्यूमन इंसेंटिव्स को इग्नोर कर दिया जाता है। यदि आप आज किसी पॉलिटिशियन को, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, इंसेंटिव्स की बात सोचते हैं, आपको पॉलिटिक्स करना है, आपको एक टिकट चाहिए किसी पार्टी से। आजकल की पार्टियों की टिकट बिकती है मार्केट में 4 करोड़ 5 करोड़ ज्यादा, जितनी पता नहीं। आपको पार्टी को टिकट पैसा नहीं होता तो आपको टिकट मिलती है। फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, पार्टी भी लगाती है। आपके 10 करोड़ खर्चा हो गया जेब से ना। क्या इंसेंटिव होगा ऐसा आदमी का जब वो बनता है मिनिस्टर? कोई भी बता सब जानते हैं ना, कि आप 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो उसका 30 करोड़ बना। जब मेरे सारे मिनिस्टर खराब थे, 100% खराब थे, जब चीफ मिनिस्टर दिनेश्वर सैकिया ने मुझसे पैसे मांगे थे, मतलब कहा था कि इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को क्लियर हो गया ना कि इस कंट्री में किसी सिटीजन के बारे में नहीं सोचा जाता। सारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए।
100%। तो ये इंसेंटिव अच्छा है, व्हाट कैन बी डन, ये सोशलिस्ट इंसेंटिव है, क्योंकि सोशलिज्म में आप ऐसा इंसेंटिव के बारे में सोचते ही नहीं, हिपोक्रेसी है। हम कहते हैं ये पार्लियामेंट में जाना पब्लिक सर्विस है, आपको पब्लिक सर्विस है, सोशल सर्विस है, इसलिए करना चाहिए, पर आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में सिर्फ आप करप्ट आदमी आना शुरू हो गए। ये होता है सोशलिज्म। प्रॉपर सिस्टम में होता है जहाँ पे आप इसको बोले, जो लिबरलिज्म बोले वो चलता है कि आप इंसेंटिव्स को स्टडी करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में और कई और कंट्रीज में आपका जो भी आपने वोट दिए से 1 लाख वोट आपको मिले, उसका कुछ पैसा मिलता है, $2 मिलता है, यहाँ पे 20 रुपए कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, पर आपको अगर 20 रुपया दिया 1 लाख वोट का तो 20 लाख वोट इसमें गए। उससे क्या हुआ कि अच्छा आदमी आगे इलेक्शन में टेस्ट कर सकता है। आजकल मेरे जैसे आप जैसे लोग इलेक्शन में आ ही नहीं सकते, सिस्टम में ऐसी फंडामेंटल त्रुटि है कि अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। ये सोशलिस्ट सिस्टम का इफेक्ट है। दूसरा, आपके जो ब्यूरोक्रेटिक जो कॉलोनियल सिस्टम है, 35 साल की नौकरी परमानेंट और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप चाहे काम करें ना करें। ये अगर आप प्राइवेटली आपका कुछ करेंगे, जैसे आपका नौकर रखेंगे और समथिंग, तो मुझे बताइए आप कभी किसी नौकर को 35 साल की पक्की नौकरी देंगे, और यदि गारंटी कि वो काम ना भी करे तो उसको नौकरी पक्की, तो उसके बाद पेंशन नहीं पक्की। आप में से इतना कोई बात है कि जो ऐसा नौकर हायर करेगा, तो आप लोग सेम है ना, परंतु आप इनसे नहीं है, क्योंकि आपने हाथ किया है, आपने सारी सरकार पर हाथ किया है, आपके नौकर हैं, सबको 35 साल की नौकरी दी है। म्युनिसिपैलिटी का काम सफाई करने का है, उसकी 35 साल की नौकरी है, अकाउंटेबिलिटी हो। हर आदमी को 35 साल की नौकरी पक्की, काम करे ना करे। तो हम लोग प्राइवेट लाइफ में जो नहीं करते, हम पब्लिक लाइफ में करते हैं। इसका इंसेंटिव अच्छा करता है। अगर किसी आदमी को पक्की नौकरी है, निकाला नहीं जा सकता, अकाउंटेबिलिटी 0 है, तो वो काम नहीं करेगा, वो लेक्चर ज़्यादा मारेगा, वो कोई पोस्टर लगा देगा, स्वच्छ भारत पोस्टर, क्यों काम नहीं करेगा, गंदगी नहीं हटाएगा, वो अपना काम नहीं करना चाहता। गंदगी के नाम भारत में और भी प्रॉब्लम है। हम लोगों का सोशल लिबर्टी का जो प्रॉब्लम आता है, हमने अत्याचार ऐसा किया है अपने खुद से कि हम सिर्फ दलितों से गंदगी साफ कराते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो खुद अपना गंद सड़क से उठाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में तो सारे के सारे लोग खुद साफ करते हैं। जापान में तो सीईओ, कंपनी का सीईओ खुद बाथरूम धोता है, बाथरूम टॉयलेट्स, वो खुद इसलिए धोता है क्योंकि उनको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लीनलीनेस। और तभी कहते जापान की टॉयलेट्स तो वर्ल्ड में फेमस है, इतनी साफ आपको कहीं नहीं करेंगे क्योंकि लोग खुद साफ करते हैं। हाँ, मैनुअल लेबर इज नॉट लुक डाउन अपॉन, उसको नीचे वो दलित होगा, रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर। और सफाई करने के लिए मशीनें भी। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हम एक तो सोशलिज्म लगा दी, उसके ऊपर हमने ये कॉलोनियल सिस्टम लगा दिया, कॉलोनियल, ये तो पूरा कॉलोनियल सिस्टम, और उसके ऊपर हमने अपना सोशल सिस्टम लगा दिया। अब ऐसा करके बोलिए आपके देश कैसे साफ, आपके देश में कैसे ऑनेस्टी आएगी, कौन काम करेगा? आपको तो लूटते हैं ना, तो आपको लूटा जा रहा है। आप अगर लूटने में आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं मैसोचिज्म। मैसोचिज्म होता है जो अपने आप को पिटाई को करके उसको अच्छा लगता है। तो अगर आप मैसोचिस्ट हैं तो आपको एंजॉय कीजिए, आपका सिस्टम बड़ा अच्छा है। यदि आप नॉर्मल हैं, आप चाहते हैं कि कुछ काम हो, करप्शन हटे, आपकी सफाई हो वगैरह वगैरह, तो आपको सोचना पड़ेगा। ये जो जन लोकपाल है, ये जो कोई स्वच्छ भारत है, ये कोई जो छोटे बड़े गरीबी लगाव करते हैं,
ये सब में कोई दम नहीं है, इसीलिए रिजल्ट हमेशा वही आता है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज आपके गवर्नेंस सिस्टम को टच भी नहीं करती। ये सब ऊपर ऊपर की बात है। गवर्नेंस सिस्टम आप चेंज नहीं करेंगे तो आता चलता रहेगा ये प्रॉब्लम। गवर्नेंस मींस सिस्टम वाइड रिफॉर्म, पॉलिसी वाइड रिफॉर्म। हर पॉलिसी को चेंज करना है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपका जो प्रोडक्शन है, ये आप जानते हैं कितना आसान है। इसमें बेसिक इंजीनियर आपने इंजीनियर को छोड़ा, उसका अपना जनरेटर चलाता है। जनरेटर यहाँ पे इंडिया में जनरेटर चलाता है। जनरेटर मशीन है, उसको लगाओ नीचे, उसको पेट्रोल डालो और उसको बटन ऑन करो। एक थोड़ा सा उसमें टाइम होता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो इतना सिंपल काम जो है, क्या हम लोग अपने आप नहीं कर सकते क्या? सरकार हमें क्यों चाहिए उत्तर देने के लिए? हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम सरकार को देते हैं, वो भी उनको 35 साल हो गए हैं, और वो भी उनका जो मिनिस्टर है वो पैसे के लिए बैठा हुआ है, उसका कोई धंधा ही नहीं। वो तो एक प्लांट जो खरीदेगा ना, तो उसमें से अपना 20% कमीशन देगा। वो तो हर चीज में ही पैसा ढूंढता है। और जो ऑफिसर लगाता है जनरली IAS का, उसकी 35 साल की कैबिनेट नौकरी, उसको ना आता है प्रोडक्शन। मैं IAS में गया तो कभी मैं यहाँ पे ये बनूंगा, कभी वो बनूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं चेयरमैन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन जाऊंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कि क्या बेहूदी बेहुदापन है? जिसने एग्जाम लिखा साइकोलॉजी में और मैथमेटिक्स में, हाँ मैंने लिखा, अब वो इतना स्मार्ट हो गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है। उन बेवकूफों ने कभी लाइफ में किताबें नहीं पढ़ी। IAS ऑफिसर्स के घर में मैं कितना देखूं कि मैं IAS में एक भी किताब नहीं होती है। पोस्ट सारे के ज्यादातर ऑफिसर पढ़ते ही नहीं है एग्जाम देकर। IAS एग्जाम देने के बाद पढ़ना बंद हो गया, नौकरी मिल गई, अब की नौकरी कोई निकाल देगा नहीं, आप क्या सीखने की जरूरत। मैंने जब IAS का मसूरी में मैं हो गया था प्रोफेसर, IAS अकेडमी में मैंने 1994 में ज्वाइन किया डेफिनेटली प्रोफेसर। उस वक्त मैंने ऑर्गेनाइज किया ट्रेनिंग 13 इयर्स टू 17 इयर्स ऐसा कुछ था, IAS ऑफिसर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा इंडिया से। और जब मैं ट्रेनिंग कराता था लोगों को लाता था ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए वो लोग क्लास अटेंड नहीं करते थे, वो बाहर जाके अपने गप्पे मारते थे। They are not interested, वो सुनने को रेडी नहीं है, वो कुछ सीखने को रेडी नहीं है। उनका इतना घमंड हो गया। इसे घमंडी बेवकूफ लोगों को हम अपना चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप सोचते हैं ऐसा होगा कभी? प्राइवेट सेक्टर तो जो आदमी सबसे एक्सपीरियंस है उसी चीज को करता है, वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो आपका प्रोडक्शन होगा। तो ये बेसिक बात है जो आप घर में नहीं करोगे, वो सरकार के क्यों कराते हो क्या? ये सोशलिस्ट आइडिया है ना कि इंसेंटिव्स को हम समझे ही ना, हम इंसेंटिव्स को इग्नोर करते हैं। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर इसकी बात जाके इग्नोर करते हैं तो आपका पेशा सही चलेगा, गारंटी। ये जो बातें हैं आपको मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सोचें कि हमारे इंसेंटिव्स क्या है सिस्टम के। जब इंसेंटिव समझ जाएंगे क्या चल रहा है सिस्टम का, तब आपको इस देश को आगे ले जाने का रास्ता सीधा समझ जाएगा रास्ता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देश 10 साल के अंदर सिंगापुर बन सकता है, 5 साल में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप रिफॉर्म्स लगाएंगे इलेक्टोरल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, और हर प्रकार की जो आपकी पॉलिसीज हैं, आपको कंप्लीट प्राइवेटाइज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट आपको निकलना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर से। सरकार को बैंक चलाने का क्या मतलब है? कभी कभी सोचा आपने कि सरकार बैंक किस विषय में चलाती है? सरकार का काम क्या था? उसका काम था कि वो पुलिस चलाए, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, जस्टिस सिस्टम चलाए, डिफेंस करे, हमारे देश का डिफेंस, सड़कों को ऑर्गेनाइज कराए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे, ऑर्गेनाइज कराए। पर बैंक, ये बैंक
सरकार क्यों चलाएगी? तो क्या सोचा? सोचते हैं हम लोग कि नहीं? यदि सोचते ही नहीं है तो फिर बात अलग है। पर आपको कभी सोचा है कि सरकार चला रही है, होटल सरकार चला रही है, अशोक होटल सरकार अभी भी चला रही है 2016, मतलब यूटिलाइजेशन होगी 1991 में, पर 2016 में आपका सरकार होटल चला रही है। व्हाट इज दिस जोक? ये तो देश के ऊपर ऐसा जोक खेला है सरकार ने, एयरलाइंस चला रही है। सो मेरा कहने का ये मतलब है, सिंपल जो ब्रीफ बात है कि हमारे देश की हर प्रॉब्लम में, सारी की सारी प्रॉब्लम में एक ही कॉज है, सोशलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। हम इंसेंटिव्स को इग्नोर करते हैं, वर्क इंसेंटिव्स को इग्नोर करते हैं। हमें बात तो समझ आ जाती है, पर हम उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सरकार बेचो, ये होटल चलाना हम करो, हम लोग जाके सब अपना गाँव अशोक होटल में जाके धरना करते हैं, 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं अशोक होटल में, कहीं बंद हो, ये कहना पड़ेगा कि सरकार सुनती नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इफ वी सी कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करें, जो अपने खुद के लाइफ में करते हैं, वो हम देश को अप्लाई करें सरकार को, तो देश आगे बढ़ जाएगा, दौड़ेगा, जैसे सिंगापुर दौड़ गया, साउथ कोरिया दौड़ गया आगे। हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड चाहिए, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आपको लिबर्टी होनी चाहिए, आपको आजादी होनी चाहिए। हमारे देश का जो है जो हालत है वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि सब जगह फोड़े हो जाते हैं, आपके चीचट हो जाए, स्मॉल पॉक्स फोड़े हो गए, तो अगर आपको एक फोड़ा मिला, यदि उसके ऊपर एक बैंडेज लगाते हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हम हर चीज का एनालिसिस एक उसी के लिए करते हैं। स्वच्छ भारत, गंदा भारत है, उसका कॉज क्या है? अगर भारत गंदा है तो उसके दो कॉज है ना, हमने कॉज को अटैक ही नहीं किया। दो कॉज क्या है? एक तो हम लोग पहनते हैं रमेश बाहर जाके फेंक लेते हैं, और दूसरा उठाया नहीं सकते, तो हम क्यों फेंकते हैं उसको रमेश? हम इसलिए बैठते हैं कि पनिशमेंट नहीं, नोबडी इज देयर टू पनिश। आप सिंगापुर में बैठने की कोशिश कीजिए, अच्छा खासा याद आएगा। आप मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो फेंकते, हाँ, और मजा नहीं आता है, हाँ, वजह पनिशमेंट, एनफोर्समेंट। आप पब्लिक रास्ते को गंदा नहीं